हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिवीजन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे, कंसिस्टेंट रह रहे होंगे। आज है हमारे क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट। अभी तक हम क्लासिफिकेशन के 2 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक किया है क्लासिफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके प्रिंसिपल्स किए हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे? 7 प्रिंसिपल्स हैं टोटल। प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, दूसरा आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीसरा आ गया होमोजेनिटी, और चौथा आ गया स्टेबिलिटी, पांचवा आ गया फ्लेक्सिबिलिटी, छठा आ गया डिस्टिंक्टिवनेस, और सातवां आप लोग बताओगे क्या है? मोस्ट प्रोबेबली मैं ये बात बोलूँगी कि ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड है। ठीक है, आज आते हैं हम हमारे क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट पे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन की, कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको अरेंजमेंट ऑफ डेटा के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग लगेगा, बट अब सिलेबस में है तो पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को मेनली 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी है? क्रोनोलॉजिकल, एक सेकेंड पेन यूज कर लेती हूँ। एक आ गया आपका फर्स्ट वन बीइंग क्रोनोलॉजिकल, सेकंड इज योर जोग्राफिकल, थर्ड वन इज क्वालिटेटिव, और फोर्थ वन इज योर क्वांटिटेटिव। मुझे तो अभी तक लगता है कि आपको इन सब का मतलब पता होगा। अगर तो आपको पता है तो टेक इट एज योर रिवीजन क्लास। ये हैं ब्रॉडली 4 किस्म की आपकी क्लासिफिकेशन। इसके अलावा भी है, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम ये 4 किस्म की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। पहला आ गया क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम, सच एज ईयर, मंथ्स, क्वार्टर्स और डेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम जो डेटा को है ना वो टाइम के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। डेटा को किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? टाइम के बेस पे। जैसे क्लासिफिकेशंस जो हम ईयरली बेस पे करते हैं कि 2020 में ऐसा था, 2021 में ऐसा हो गया, 2022 में ऐसा हो गया। ठीक है, मतलब किसी कंपनी का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट देखना है हमने, अगर हम 2020 में देखें, 2021 में, 2022 में, तो ये हम ईयरली देख रहे हैं, मतलब ईयर के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं हम। ये कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई? क्रोनोलॉजिकल। ऐसे ही हम मंथ वाइज देखते हैं, अगर हम मंथ वाइज देखेंगे तो भी कौन सी क्लासिफिकेशन है? क्रोनोलॉजिकल। अगर हम क्वार्टर वाइज देखेंगे स्टिल कौन सी क्लासिफिकेशन है? क्रोनोलॉजिकल। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? टाइम इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमने पढ़ लिया। डेटा इज यूजुअली अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप ईयर के स्टार्ट से, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से करोगे एंड वाले तक, या तो उल्टा चलोगे, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी एग्जांपल, जैसे हमने किसी फैक्ट्री की प्रोडक्शन देखी है, तो ईयर 2020 में कितनी थी, ईयर 2021 में कितनी थी, 2022 में कितनी थी। अब ये ईयर बेस पे है, जहां पर भी टाइम बेस पे होगी तो वो कौन सी है? हमारी क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, कौन सी है? हमारी क्रोनोलॉजिकल। अब ये वाली क्लासिफिकेशन कहाँ पर यूज होती है? टू स्टडी ग्रोथ, ट्रेंड एंड चेंजेस ओवर टाइम। अगर हम किसी एक ही चीज को, वन थिंग या वन आइटम की चेंज हम देखना चाहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको बार बार स्टडी करना चाहते हैं, वहां पर हम ये वाली क्लासिफिकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर ज्योग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन। अब देखो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को और कौन सी क्लासिफिकेशन बोलते हैं? स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ये कैसी क्लासिफिकेशन होती है? प्लेस वाइज होती है। मतलब हम एक कैरेक्टर को लेते हैं,
और हम उस कैरेक्टर को डिफरेंट लोकेशंस में स्टडी करते हैं। समझना इस चीज को। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक कैरेक्टर ले रहे थे, उसको डिफरेंट टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे थे। सिंपल सा डिफरेंस है। क्रोनोलॉजिकल में हम अलग अलग टाइम पे एक चीज को स्टडी करते हैं और यहाँ पर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे उसी चीज को स्टडी करते हैं। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, आपकी कोई फेवरेट कंपनी है, जैसे KFC है, ठीक है। KFC का अगर मैं प्रॉफिट देखूंगी या प्रोडक्शन देखूंगी 5 साल में, ठीक है, मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल रखो KFC जम्मू वाला, ठीक है, KFC जम्मू का मैंने प्रॉफिट देखना है, तो मैं कैसे देखूंगी, ईयरली देखूंगी, ठीक है, या मंथली, या जैसे भी आपने डिसाइड किया। ये आ गया आपका क्रोनोलॉजिकल। अगर मैं KFC का प्रॉफिट देखूंगी डिफरेंट लोकेशन पे कि जम्मू में कितना है, ठीक है, चंडीगढ़ में कितना है, ठीक है, दिल्ली में कितना है, तो ये मैं डिफरेंट लोकेशंस पे देख रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक कैरेक्टर को ले रही हूँ, यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस में उसको स्टडी कर रही हूँ और उसी कैरेक्टर को मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइम लाइन में स्टडी कर रही हूँ। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, ये लोकेशन वाला ऑर्डर हो गया, यानी कि ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गई। चलो अब पढ़ते हैं इसको। देखो, डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ लोकेशन और प्लेस। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, एरिया, रीजन, स्टेट, कंट्री फॉर्म्स द बेसिस, हेल्प्स इन रीजनल कंपैरिजन। देखो, जब हमें हमारी कंट्री का GDP देखना होता है कि कितना GDP ग्रोथ हुआ, आपको पता है हम उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में हमारी ग्रोथ इतनी रही। अब यही GDP ग्रोथ जब हमें इंटरनेशनल लेवल पर देखनी होती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम हमारी कंट्री का GDP देखते हैं बाकी कंट्रीज के साथ। तो एक तरीका हो गया, मतलब अब आपको समझ में आया कि रीजनल कंपैरिजन में कौन हेल्प करता है, ज्योग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन, और ट्रेंड या ग्रोथ को मेजर करने में कौन हेल्प करता है, आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल भी। हाँ, देखो, लिटरेसी रेट जैसे बताया, J&K का इतना है, पंजाब का इतना है, हिमाचल प्रदेश का इतना है। अब कैरेक्टर क्या है यहाँ पर, लिटरेसी रेट, उसको हम डिफरेंट लोकेशंस में स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर डिफरेंट रीजन्स और एरियाज। जब हमें अलग अलग रीजन्स और एरियाज को कंपेयर करना होता है, तब हम ये वाली क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या एट्रीब्यूट वाइज भी इसको बोलते हैं। ये वो क्लासिफिकेशन होती है जहां पर हम क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स को स्टडी करते हैं। अब ये क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टर होता है। नॉन न्यूमेरिकल मतलब इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। देखो, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैंने ब्रीफ में पढ़ाया है, बेसिक्स वाली जो वीडियो है ना, वहाँ पर, सॉरी ब्रीफ में नहीं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये अपनी बेसिक्स वाली वीडियो में। आप काइंडली वहाँ जाओ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। देखो, ये डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, मतलब जहाँ पर हमने डिस्क्रिप्टिव बताना होगा। अब देखो, हमें ये तो पता है कि क्वालिटेटिव डेटा को हम स्टैटिस्टिक में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसका प्रेजेंस और एब्सेंस बता सकते हैं। जैसे कि हम मेल और फीमेल में बांटते हैं लोगों को, ठीक है, ये तो पता इससे हमें क्वालिटी चलती है ना कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। लेकिन ये ऐसा डेटा ये ऐसा क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसको हम डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली नंबर्स में ही चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज्ड इन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स आपके सिलेबस में है, जिस टाइम पे हम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ये समझ आ जाएगा। अब देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जेंडर, मेल फीमेल, लिटरेसी लिटरेट इलिटरेट, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। देखो, अब मेल और फीमेल जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कौन मेल है कौन फीमेल है। तो मेल और फीमेल को तो हम कोई क्वांटिटेटिव फिगर में नहीं रख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर में नहीं रख सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं दे सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कोई फीमेल है तो वो 10 है, तो कोई मेल है वो 2 है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलो, ये थोड़ा सा बायस हो गया, बट मैं ऐसे बता सकती हूँ कि एट्रीब्यूट्स में आपको क्वालिटी पता चलती है किसी चीज की, ठीक है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जेंडर देख रहे हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने मेल हैं और कितने फीमेल है। मैंने कहा ना, इनडायरेक्टली तो हम नंबर ही
सेलेक्ट करते हैं, मतलब नंबर न्यूमेरिकल ही करते हैं बट डायरेक्टली नहीं करते हैं। यूज इज सोशल एंड डेमोग्राफिक स्टडीज, सेंसस डेटा एनालिसिस। ये कहाँ पर यूज होता है? जहां पर भी हमें सोसाइटी के रिलेटेड कोई स्टडी करनी होती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो डेटा है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ की नंबर के बेस पे डिवाइडेड होता है। मतलब एक वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसकी क्या वैल्यूज है नंबर्स में, उसके बेस पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। अब इसका नेचर कैसा होता है? दिस इज मेजरेबल एंड काउंटेबल। पहले तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। अभी मेजरेबल और काउंटेबल अलग अलग क्यों होता है? अभी मिल्क है आपके पास, उसको हम मेजर करते हैं। अभी बनाना है आपके पास, उसको हम काउंट करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर आपको आया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। फॉर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कोई चीज कितनी बार आई होती है, तो वही होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चीज कितनी बार अपीयर हुई हो। उन चीजों के लिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने आगे पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पहले, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है 0 से, देखो जैसे अभी यहाँ पर मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स असाइन किए गए हैं, तो 0 से 10 जितने बच्चे हैं कितने हैं वो लिखा हुआ है, 10 से 20 कितने हैं वो लिखा हुआ है, 20 से 30 कितने हैं वो लिखा हुआ है। देखो ये जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है ना, मैंने आपको क्वांटिटेटिव डेटा वगैरह के बारे में तो बहुत आई गेस पढ़ा लिया हुआ है, और बिगनिंग के ही उसमें पढ़ाया हुआ था चैप्टर में, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। अभी तो आपकी रिवीजन हो रही होगी। ये आपका जैसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है ना, वो आपने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में पढ़ना है, वो भी आपके सिलेबस में है। और ये जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है ना, ये आप आगे पढ़ोगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। देखो यहाँ पर लिखा भी है फॉर कैलकुलेटिंग मीन, मीडियन, मोड, ये सब पढ़ना है आपने। हिस्टोग्राम, ओजाइव कर्व, ये सब पढ़ोगे आप, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा देखो, अभी तो हो गई ये 4 मेजर टाइप की क्लासिफिकेशन। अब इस मेजर टाइप की क्लासिफिकेशन के बाद भी 2 तरह की क्लासिफिकेशन है जो इम्पोर्टेंट है, और जो किस पे बेस्ड होती है? नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम कितने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? हम कितने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे हैं। ये 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरी होती है मैनीफोल्ड, ठीक है? मैनीफोल्ड। अब देखते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। सिंपल क्लासिफिकेशन रेफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बेसिस ऑन ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं तब हम उस क्लासिफिकेशन को कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब देखो एक कैरेक्टर पर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम सिंपल क्लासिफिकेशन कहते हैं। सॉरी। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहले तो इसमें सिंगल एट्रीब्यूट अंडर स्टडी होता है, मतलब हम एक ही चीज को स्टडी कर रहे होते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज अगर हम एक ही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन होगी भी इजी। लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप क्यों? क्योंकि बहुत कम ऐसा डेटा होता है जहां पर हमें एक ही कैरेक्टर स्टडी करना होता है, ठीक है? एग्जाम्पल, पॉपुलेशन को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिवाइड करें, खाली मेल और फीमेल, है ना, एक ही कैरेक्टर है पॉपुलेशन, मेल या फीमेल। बट अगर अब हम ये करें कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने, सॉरी, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और आगे उसमें कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर है। एक तो इसमें कैरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा कैरेक्टर इसमें जेंडर का है, तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन फिर बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देखो जैसे आ गया। अच्छा, इसको कहाँ पर स्टडी करते हैं? इसको करते हैं जहां पर स्टडी बिल्कुल हमारी सिंपल है, प्रिलिमिनरी हो, मतलब कि फर्स्ट स्टेज हो क्लासिफिकेशन करने का, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। जहां पर हमें ज्यादा कुछ स्टडी करना होता है वहां हम इसको यूज नहीं करते। अच्छा, अब हम आते हैं
मैनीफोल्ड या मल्टीपल क्लासिफिकेशन पर। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन refers to the classification of data on the basis of two or more characteristics at the same time। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम टाइम पर स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी करें अंडर जेंडर एंड लिटरेसी तो हमारा टेबल कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। पहले पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन में कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, फिर इसके अंडर कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, फिर इसके अंदर भी कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। अब हम यहाँ पर दो चीजें स्टडी कर रहे हैं, ये आ गया जेंडर, ठीक है, और ये आ गई हमारी लिटरेसी, ठीक है। तो ये बन जाती है मल्टीपल क्लासिफिकेशन। अब इसके फीचर्स क्या हैं, कम्प्लेक्स, ऑब्वियसली हम एक से ज़्यादा अगर कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो ये सिंपल वाली क्लासिफिकेशन के मुकाबले में तो कम्प्लेक्स होगा ही। ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको क्रॉस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये आ गया आपका MCQ। अच्छा अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया मेल लिटरेट कितने, मेल इलिटरेट कितने, फीमेल लिटरेट कितने, फीमेल इलिटरेट कितने। अब इसको यूज कहाँ पर करते हैं, सेंसस में और सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस में, और जहाँ पर हमें इन डेप्थ स्टडी करनी हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है और हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है आपका टेबुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन में हमने पहले इसकी डेफिनेशन की कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, ग्रुप्स में डिवाइड करना डेटा को, और वो कैसे ग्रुप्स होते हैं, होमोजीनस। फिर हमने इसके 7 प्रिंसिपल्स पढ़े, ठीक है, वो आप देख लेना क्या क्या है। 7 प्रिंसिपल्स इसके, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्ट, ये एक्सक्लूसिव, सूटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, उसके बाद आ गया डेफिनेटिव होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ये 7 हमने इसके प्रिंसिपल पढ़े। फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, 4 इसकी मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी, ज्योग्राफिक जिसको स्पेशियल भी बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल या टाइम बेस्ड सीरीज, फिर अगला आ गया क्वालिटेटिव और आ गया क्वांटिटेटिव। इसके अलावा 2 और है, एक आ गया सिंपल, दूसरा आ गया मैनीफोल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और सिंपल में हम एक कैरेक्टर पढ़ते हैं, मैनीफोल्ड में हम 2 कैरेक्टर, एक से ज़्यादा कैरेक्टर पढ़ते हैं। ज्योग्राफिक में हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, टाइम में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट्स और क्वांटिटेटिव में वेरिएबल। ये आपका पूरा मैंने क्लासिफिकेशन का सारा क्रक्स यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लिया, आपको रिवाइज भी करा लिया। देखो MCQ सीरीज में MCQs आ रहे हैं, उनको काइंडली करो, साथ साथ में रिवाइज करो। जब इंसान साथ में रिवाइज करता है तो जो भी उसने पढ़ा होता है ना, वो स्टिक कर जाता है अपने दिमाग के साथ। मैं ये लेक्चर्स कल लेंथ इसलिए कम रखती हूँ बिकॉज हमने ज़्यादा फैंसी होकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे देख रहे होंगे तो तभी लेक्चर्स थोड़े छोटे शॉर्ट रखे हुए हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में रेलेवेंट है, अननेसेसरी नहीं पढ़ना है। हमने कोई स्टैटिस्टिक्स का पेपर जाकर नहीं देना है, हम जा रहे हैं SSB का पेपर देने, और इंशाल्लाह और होपफुली इससे आपका सब हो जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और हिम्मत मत हारो, ठीक है, और कंपटीशन में बने रहो। हर एक दिन आप उठोगे, आप आओगे, दैट मेक्स यू क्लियर दिस एग्जाम। नथिंग एल्स विल हेल्प यू, ओनली हार्ड वर्क विल हेल्प यू। सो अभी है टाइम, अभी डेप्थ में पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ो और बाकी आप अपना ख्याल रखो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।